प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को समझेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी आती है ऑन इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज। रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। ओके, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं सब कुछ करोगे कोई डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसमें हम पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा a1 a2 a3। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दें b1 b2 b3। तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दें c1 c2 c3। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ट्रायंगल ही रहेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। तो हम ऑपरेशन अब हमने क्या रो को इंटरचेंज किया तो रो इंटरचेंज सी आई से कन्वर्ट करते हैं आर आई इंटरचेंज सी आई। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सपोज करो ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 6 7 8 3 4 5। इसमें भी हम यही ऑपरेशन अप्लाई करें रो इंटरचेंज कॉलम तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3। पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। तब भी इसकी डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू वही रहेगी दी रहेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों यह प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए या फिर किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन सेम रहती है, उसमें कोई अनचेंज नहीं होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू में। इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई डिटर्मिनेंट है। सपोज करो उसकी वैल्यू कितनी है के है। अब यदि हम पहली और दूसरी रो को आपस में क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे R1 इंटरचेंज टू R2। मतलब R1 और R2 को आपस में क्या कर दिया गया इंटरचेंज कर दिया गया। तो अपना जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। पहला रो क्या है ए डी जी तो ये दूसरे रो में आ जाएगा ए डी जी, और दूसरी रो क्या है बी ई एच तो ये पहली रो में आ जाएगा बी ई एच, और तीसरी रो जो कि तो रहेगी सी एफ आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू माइनस की आएगी, इसकी वैल्यू माइनस की आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहली रो को और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जहां पहली रो थी वहां दूसरी रो रख दी, जहां दूसरी रो थी वहां पहली रो रख दी। तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी के थी, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के हो गई। इसी तरह हम इसे कॉलम में भी समझ सकते हैं। सपोज करो इसी मैट्रिक्स में हम C1 इंटरचेंज C3 करते हैं, C1 और C3 का क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। तो जी क्या हो जाएगा कि पहली रो में आ जाएगा, पहले कॉलम में आ जाएगा जी एच आई, जो का तो रहेगा दूसरा वाला कॉलम, और एक कहाँ चला जाएगा तीसरे कॉलम में चला जाएगा ए बी सी। तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस की आएगी। कहने का मतलब है हमें जरूरत पड़ने पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यदि हमें जरूरत पड़ती है कि हमें दो कॉलम को इंटरचेंज करना है, किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करना है तो उन्हें कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है दोनों को इंटरचेंज करने का। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि यदि डिटर्मिनेंट की कोई दो रो आइडेंटिकल्स हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। या फिर किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं
तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, उनके करस्पॉन्ड हर एक एलिमेंट एक जैसा हो, तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। इफ एनी टू रो और कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कैसे हो, आइडेंटिकल, सेम हो, एक जैसे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, है ना। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है अपना ABC 1 3 4, और फिर यहाँ पर क्या आ जाए, ABC आ जाए। यहाँ पर C1 और C3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। रीजन में क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, ये उसका रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आपने C1 देखा, यहाँ पर भी C1 देखा, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट हम उसे 0 लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझे। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1990, ओके, 1991, 1992, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो लिखें 2001, 2002, 2003। थर्ड रो में हम फिर 990, 1991 और 19। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब यदि हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपांशन करें या फर्स्ट कॉलम से एक्सपांशन करें तो बहुत लेंथी जाएगा, पर इस प्रॉपर्टी के द्वारा आपने देखा कि यहाँ पर R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, कैसे हैं, आइडेंटिकल, ओके। इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि किसी डिटर्मिनेंट में इक्वल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। बच्चों ये आ गया समझ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 कहती है यदि हम डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम से किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में के से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में किससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, के से। सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट है ABC DEFGHI, ये कोई डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब हम सपोज करो कि इसके पहले रो से के एलिमेंट का इंटू कर दें, के ए, के बी, के जी, बी ई एच, बाकी जो भी तो लिखें सी एफ आई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के डिटर्मिनेंट आएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी रो या फिर किसी भी एक कॉलम से यदि हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के टाइम्स बढ़ जाती है। इसको हम दूसरे तरीके से ही समझ सकते हैं। इसमें से के क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो हम के को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू बढ़ती है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। से दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझें। सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट है 2 4
6 3 8 9 1 3 4, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब आपने देखा कि इसके फर्स्ट रो से 2 का कॉमन निकल रहा है, तो हम इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेंगे फर्स्ट रो से। यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 3, बाकी ये सेम रहेंगे 3 8 9 1 3। ओके, देखो मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे हम मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। इसमें यदि हमें डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लिकेशन होगा उस एलिमेंट उस नंबर का, या फिर किसी एक कॉलम में होगा। ओके, अंडरस्टूड। जैसे मान लो सपोज करो, दूसरे एग्जाम्पल से समझे यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज करो कि आपका कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 1 6 7 9 10, ये कोई आपका डिटर्मिनेंट है। अब आपको सपोज करो 3 डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? 3 डिटर्मिनेंट को बनाना है। तो वो कैसे बनेगा देखो, बताते हैं हम आपको। 3 डिटर्मिनेंट को यदि आपको बनाना है 3 डिटर्मिनेंट, तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो, आप चाहो तो पहले कॉलम में 3 का इंटू कर सकते हैं, 3 0 21, बाकी जो कॉलम छोड़ दीजिएगा, 2 1 9 3 6 10। आप चाहें तो अभी अपन ने किसमें किया था, पहले कॉलम में किया था, आप चाहें तो तीसरी रो में भी कर सकते हैं। ये बाकी रो सेम रहेंगी, 1 2 3 0 1 6, तीसरी रो में 3 का इंटू हो जाएगा 21 27 और 30। तो बच्चों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई है। इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, अब इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक ना, इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। तो मैट्रिक्स में जब हम कभी स्केलर या किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था मैट्रिक्स में, पर डिटर्मिनेंट में या तो सिर्फ एक रो से मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर सिर्फ एक कॉलम से। जैसे इसमें हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो से किया, हम चाहते तो इसको फर्स्ट सेकंड रो से भी कर सकते थे। इनको इस तरह से देखें, ए बी जी, सेकंड रो में क्या है भाई, तो एक के भी हो जाता, एक के ई हो जाता और एक के एच हो जाता, बाकी ये तीसरी रो सिंपली कौन रहती है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 रेंडम आएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो डिटर्मिनेंट में यदि किसी स्केलर का इनटू हम करते हैं तो वो सिर्फ या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा उस स्केलर का, या फिर किसी एक कॉलम में होगा, उनके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडरस्टूड, समझ में आ गए अभी तक की 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों को, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी हमें एक रो या किसी भी एक कॉलम से यदि कोई कॉमन फैक्टर हो उनके सभी एलिमेंट में, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरी जानकारी इससे ये मिलती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं 2 रो या कोई 2 कॉलम कैसे हो, प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशो में हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे होती है, 0 होती है। उसे हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो सपोज करिएगा ये कोई डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3, b1 b2 b3 और ये a1 ये a2 ये, ठीक है। अब इसमें r1 और r3 कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, r1 एंड r3 आर प्रोपोर्शनल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। r1 एंड r3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है, आर इन सेम रेशो, आर इन सेम रेशो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे होती है, 0 होती है। वैसे तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी का एक कंबाइंड फॉर्म है,
इसमें से हम के को कॉमन निकाल लेंगे, थर्ड रो में से के को कॉमन निकाल लेंगे। तो कुछ हम सॉल्व करके बताते हैं। टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R3 में से हम के को कॉमन लिए लेते हैं। हम R3 में से के को कॉमन लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर बाहर निकल गया, जो खत्म रहेगा A1 A2 A3 और B1 B2 A3। ऑपरेशन किसमें लग रहा है अपना R3 में, तो R3 चेंज हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अब ये R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी का कंबाइंड फॉर्म है कि यदि डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के दो रो या दो कॉलम आपस में कैसे हो, प्रोपोर्शनल हो, सेम रेशियो में हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे क्लियर किए लेते हैं, ठीक ना। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 6 7, दिस इज 3 6 9। अभी डिटर्मिनेंट है, इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर R1 और R3 कैसे हैं, प्रोपोर्शन में है, सेम रेशो में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप यदि इसे सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं कि देखो इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, R3 में से, तीसरी रो में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 7, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो 1 2 3। अब यहाँ पर R1 और R3 कैसी हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी इसकी वैल्यू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ बच्चों, ये सब आपको बड़ा सिंपल है समझ। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें बताती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या फिर कोई कॉलम दो सम्स में लिखे हुए हों, जैसे A1 लैम्डा 1 है, A2 प्लस लैम्डा 2 है, A3 प्लस लैम्डा 3 है, तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं। जैसे ए अपना B1 B2 B3 और C1 C2 C3 सेम रहेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, बाकी दोनों लोग सेम रहेंगे, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, इसको हम दो डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो पहला रो है अपना वह दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर सपोज करो इसकी वैल्यू 30 आ रही है, कितनी आ रही है, 30 आ रही है सपोज करो, तो अब इसकी वैल्यू मान सपोज करो 12 होगी, तो इसकी वैल्यू 8। कहने का मतलब है इन दोनों के डिटर्मिनेंट का सम भी कितना आएगा, सॉरी 30 आएगा, 22 और 8 इस तरह से, समझा, ठीक ना। तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, ठीक ना। ओके, एग्जाम्पल्स, सपोज करो कोई एग्जाम्पल्स है ABC, A प्लस 2x B प्लस 2y और C प्लस 2z, here x y C। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0, प्रूव है ऐसा, इसकी वैल्यू क्या है, 0। हम इसे बिना डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए, जैसे फर्स्ट रो से एक्सपांशन करें या सेकंड रो से या फर्स्ट कॉलम से, उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी के द्वारा क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको आपने देखा कि इसकी जो सेकंड रो है यह दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। पहला रो सेम रहेगा ABC, अभी दूसरी रो में क्या आ जाएगा, ABC
और ये तीसरा रो सेम रहेगा एक्स वाई जेड प्लस पहली रो सेम रहेगी ए बी सी, ये तीसरी रो भी सेम रहेगी एक्स वाई जेड। ओके क्लियर। इसको हम अब तीसरी रो में क्या आ जाएगा, इधर 2x आएगा, इधर क्या आएगा 2y आएगा, इधर क्या आएगा 2z आएगा। अब देखो पहला इस सिंगल डिटर्मिनेंट को हमने दो डिटर्मिनेंट में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब पहले डिटर्मिनेंट में देखिएगा R1 और R2 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इस पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो तो लिखते हैं 0 प्लस, इसमें देखिएगा इसमें सेकंड रो में से 2 हर एक एलिमेंट से क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो ये ए बी सी एक्स, ओके इसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो दूसरी रो तीसरी रो कैसी है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया, सारा का सारा वैल्यू 0 आ गया। ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अपनी ये 5वीं प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। 6th प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हम किसी एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह हम कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम के किसी भी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ये अपना डिटर्मिनेंट है 1 3 7 8 0 1 3 4 6, ये कोई अपना डिटर्मिनेंट है। अब हम इस डिटर्मिनेंट में इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। R1 चेंज R1 प्लस 2y, इसका मतलब है कि हम R2 में 2 से इंटू करके R1 में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक प्रोसेस करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, देखो क्या चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, तो बाकी को हम R2 और R3 को चौंकाते हैं। देखिए आपने R2 और R3 को चौंकाता हूँ, 8 0 1 3 4 और 6। R2 और R3 को हमने सेम ले लिया। R1 में चेंज होना है तो R1 में हम चेंज करते हैं। देखो इसको 2 से इंटू करना है, तो 2 इंटू 8 कितना होगा, 16 होगा, तो 16 इसमें ऐड होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसको 2 से इंटू करें तो 0 आएगा, 3 में ऐड करेंगे तो 3 रहेगा। इसमें हम यदि 2 से इंटू करते हैं तो 2 हो जाएगा, 7 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू में यदि सपोज करो इसकी वैल्यू ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ट्रायंगल। ओके, तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में, और बड़ी ही सिंपल है। उसको समझने की कोशिश करेंगे, आगे अपन क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो वो समझ में आप लोगों को आने लगेगी बच्चों। ओके अंडरस्टूड। अब इसमें अपन चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो को या किसी कॉलम को। अब यदि हम कॉलम को करते हैं तो कॉलम में ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा कॉलम में। जैसे सपोज करो इसी में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं C2 इक्वल टू C2 माइनस 3C3, इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं किसमें, इस वाले डिटर्मिनेंट में। यहाँ पर किसमें चेंज हो रहा है, C2 में चेंज हो रहा है। हम पहले C1 और C3 को सेम करते हैं, 7 1 6, ये हमने क्या किया, सेम कर दिया। अब इसको हम चेंज करते हैं, इसमें हम C3 कहाँ है, ये है अपना C3, ठीक ना। C3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इधर ले लें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसे किससे माइनस करना है, सेकंड कॉलम से, तो 1 माइनस
3 इंटू 6 करेंगे तो 1 माइनस 18, तो कितना बचेगा माइनस 17 बचेगा, ठीक है ना। ओके नो, ऐसा नहीं, ऐसा होगा ये 6 का सेकेंड कॉलम, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 6, 4 माइनस 3 इंटू 6, तो 4 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 14, तो कितना आएगा माइनस 14 आएगा बच्चों। अब इसको ले हम, तो इसका एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा। इसको ले हम, है ना, तो 3 माइनस 3 इंटू 7, तो 3 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा माइनस 15। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, C2 इस तरह से इसको लिखते हैं, C2 माइनस 3 इंटू C3, मतलब C3 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे हम C2 से माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू भी कोई रहेगी ट्रायंगल, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, ओके, R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यदि हम रो में लगा रहे हैं एप्लीकेशन तो रो में ही लगाएंगे, कॉलम में लगा रहे हैं तो कॉलम में लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरी रो को मल्टीप्लाई किया हमने किसी स्केलर से, फिर उसको किसी कॉलम में ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ना ही ऐसा करेंगे हम R2 इक्वल टू, यहाँ पर R2 आएगा, R3 नहीं आएगा, माइनस 3 R2, दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर R2 ही आएगा, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2 R1, कुछ भी ले सकते हैं हम, पर यहाँ पर क्या आएगा, R2 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर R2 ही आएगा। यहाँ पर R3 है, यदि सपोज करो यार सपोज C3 है, तो यहाँ पर पहले C3 ही आएगा, फिर आप किसी अन्य कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, किसी भी स्केलर से 1/2 C1 कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ यदि आपने C3 लिखा है तो यहाँ पर C3 ही आएगा, ओके। यदि आप यहाँ C3 नहीं लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, जैसे ये वाला गलत हो जाएगा आपका, कौन सा, जैसे सपोज करो आपने इधर C3 लिखा, फिर लिखा आपने C2 माइनस 3C3, तो दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है, ओके, अंडरस्टूड, ओके। ओके, एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करते हैं। 4.2 में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले कॉलम में एक्स वाई जेड है, दूसरे कॉलम में एबीसी है, तीसरे कॉलम में एक्स प्लस है, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी है। इसको हमें 0 के इक्वल टू करना है। हमने देखा कि तीसरे कॉलम में 2 एलिमेंट का सम है, तो इसको हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ओके। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, ये दोनों सेम रहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। देखो इसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। इसमें क्या आइडेंटिकल है, C2 एंड C3, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो टोटल 0 अपना क्या हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाले ऑपरेशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। C1 की जगह हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, पहला कॉलम चेंज हो रहा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए
प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी के दोनों कॉलम कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए, दिस इज बी माइनस सी, दिस इज सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस। ओके, ये क्या हो जाएगा, 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस, ये 0 हो जाएगा। किसी डिटर्मिनेंट की यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में पहले कॉलम में 2 3 5 है, दूसरे कॉलम में 7 8 9 है, तीसरे कॉलम में 65 67 और 86 है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 3 5 7 8 9, 65 को हम क्या लिखेंगे, 63 प्लस 2 लिख सकते हैं, 75 को 72 प्लस 3 लिखेंगे, 86 को क्या लिखेंगे, 81 प्लस 5। हमने थर्ड कॉलम को 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में बना लेंगे, दोनों एक जैसे रहेंगे, 2 3 5 7 8 9 और 63 72 81 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। ओके, अंडरस्टूड। हमने क्या किया, थर्ड कॉलम था वो 2 एलिमेंट के सम में थे तो उसको अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट में हमने उसे क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इसमें से देखो 9 कॉमन निकल रहा C3 में से, तो इसमें से हम 9 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। दिस इज 2 3 5 7 8 9, इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 7, इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो 8, इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 प्लस इसमें देखो C1 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि C1 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। इसमें C2 और C3 आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 9 × 0 + 0 = 0 + 0 = 0। अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA AB इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1 1 1 BC CA AB, इसको हम ब्रैकेट रिमूव कर लें इसका। दिस इज AB प्लस BC, दिस इज BC प्लस BA एंड दिस इज CA प्लस C। ओके, अब ब्रैकेट रिमूव कर लिया, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो C3 = C3 प्लस C2, यदि C3 में C2 ऐड कर दिया जाए तो तीनों एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। C3 की जगह हम क्या लिखेंगे, C3 प्लस C2 लिखेंगे। दिस इज 1 1 1, C1 कॉलम सेम रहेगा, BC CA AB सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा। क्यों, कौन सा चेंज होगा, आपका C3 चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस AC प्लस BC। ओके, दिस इज BC प्लस BA प्लस CA, दिस इज AB, नो, दिस इज CA प्लस CB प्लस AB। अब देखो ये तीनों एलिमेंट कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। टेकिंग कॉमन फ्रॉम, टेकिंग कॉमन
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकाल लिया। इधर क्या है 1 1 1 दिस इज बी सी सी ए बी 1 1 1 इसमें C1 एंड C2 आइडेंटिकल हो गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते थे आंसर 0 क्योंकि C1 एंड C3 कैसे हो गए प्रोपोर्शन में हो गए हैं दोनों सेम रेशो में हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 आंसर लिख सकते थे या फिर इसको कॉमन निकाल लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन निकाला तो यहाँ पर C1 और C3 कैसे हो गए आइडेंटिकल हो गए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल ओके। नंबर 5 ओके दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमें बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस सी पहले कॉलम में लिखा हुआ है प्लस आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स इस तरह से लिखा है। हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R1 टेंस R1 प्लस I2 प्लस R3 R1 को ऐड करेंगे I2 को ऐड करेंगे और R3 को ऐड करेंगे इन तीनों को ऐड करके हम किसकी जगह लिखेंगे R1 की जगह लिखेंगे तो अपना I2 सेम रहेगा R3 कैसा रहेगा सेम रहेगा। अब तीनों को जो हम ऐड करेंगे इन तीनों को तो हमें क्या मिलेगा देखो सब कुछ करो हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं B प्लस सी प्लस ए प्लस हमें ये मिल रहा है 2 देखो ए प्लस बी प्लस सी मिला हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 2 ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। सिमिलरली यहाँ क्या मिलेगा 2p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर क्या मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अगले स्टेप में हमने पहले कॉलम में पहले रो में से 2 को क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया तो अपना ही ऐसा ठीक है ना। अब हम अप्लाई कर रहे हैं R2 टेन टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेन टू R3 माइनस ओके। R1 सेम रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। अब I2 टेंड्स टू I2 माइनस R1 I2 को किससे माइनस करेंगे R1 से C प्लस से इसको माइनस करेंगे तो C क्या बचेगा हमें माइनस B बचेगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस Q बचेगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा माइनस पाई बचेगा ओके। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे R3 टेन टू R3 माइनस R1 तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा माइनस C बचेगा। इधर क्या बचेगा माइनस R बचेगा और इधर क्या बचेगा हमें माइनस Z बचेगा ओके। क्या बचेगा Z बचेगा तो ये अप्लाई कर लिया। देखो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं रफ में इसको घटा के आप देख सकते हैं ये सब कुछ करो इसको हम देखते हैं आपको C प्लस ए में से क्या घटाया A प्लस B प्लस C घटाया तो C प्लस ए कट जाएगा क्या बचेगा माइनस B बचेगा जो यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से समझना चाहिए ओके अंडरस्टूड। नाउ अब हम इसमें अप्लाई करते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस I2 प्लस R3 ओके। तो देखो अब क्या किसमें चेंज होगा R1 में चेंज होगा किसमें चेंज होगा R1 में बाकी R2 सेम रहेगा R3 भी आपका कैसा रहेगा सेम रहेगा माइनस C माइनस R माइनस ओके। अब इन सबको ऐड करके हम R1 की जगह लिखेंगे माइनस C माइनस D को इसमें ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमें सिर्फ A बचेगा। इन दोनों को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या बचेगा T बचेगा। क्या बचेगा T बचेगा। इन दोनों को हम जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या बचेगा X बचेगा ओके अंडरस्टूड।
taking common -1 from R2 and -1 from R3. तो 2 -1 into -1, दिस इज APX. इसमें सब में से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, DQY बचेगा. इसमें से भी माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, CRZ बचेगा. अब ये हो जाएगा अपना 2ABCPQRXYZ. यही तो हमें प्रूव करना था. ये अपना क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया. तो हमने प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया. ओके, अंडरस्टूड. आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. ओके, अंडरस्टूड. इस डिटर्मिनेंट में हम वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 R2 R3 को ऐड करके हम किसकी जगह लिखेंगे, R1 की जगह लिखेंगे. अब हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा. तो इधर ये लिख दिया. इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा. तो पी लिख दिया इधर. इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा. एक्स लिख दिया. बाकी की दोनों जो कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ R1 में अप्लाई किया गया. टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड -1 फ्रॉम R3. R2 R3 से -1 को कॉमन लिया गया तो 2 इंटू -1 पॉजिटिव हो जाएंगे. ये भी अपने पॉजिटिव हो जाएंगे. -1 इंटू -1 1 हो जाएगा. ये 2. दिस इज अवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 0 -AB A0C -B -C 0 इक्वल टू 0 प्रूव करना है. हमें किसी भी स्टेज पर इसे एक्सपेंड नहीं करना है क्वेश्चनों में. ओके, तो हमने सपोज कर लिया लेट D इक्वल टू, इसको क्या मान लिया, T मान लिया. टेकिंग कॉमन फ्रॉम -1, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 R2 R3. R1 से -1 निकाल लेंगे, R2 से -1 निकाल लेंगे, R3 से -1 निकाल लेंगे. तो T इक्वल टू हो जाएगा -1 -1 This is 0 -AB. This is A0C. This is -B -C. Okay. So T equal to -0 -AB A0C -B -C. Now interchanging rows and column. रोज और कॉलम को हम इसमें इंटरचेंज करेंगे. तो यहाँ पर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे हम. आपको पता है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है. तो क्या हो जाएगा, इस पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं. ओके, अब इसको देखने पर ही हमें डी दिखाई दे रहा है, सेम डी जैसा है. तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू -D. ओके, इससे क्या इम्प्लाई होता है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे. डी प्लस डी इक्वल टू 0, 2D इक्वल टू 0 और D इक्वल टू 0. हैंस रूट. ओके ओके, आंसर. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम. -A² BACA AB -B² CB AC BC -C². ओके, टेकिंग कॉमन A from B from R2 and C from R. This become ABC. -A B C A -B C A
बी माइनस सी। ओके, नाउ अब देखो पहले कॉलम में से ए कॉमन निकल रहा, इससे भी बी, दूसरे कॉलम से बी कॉमन निकल रहा, तीसरे कॉलम से सी कॉमन निकल रहा। टेकिंग ए फ्रॉम C1, टेकिंग कॉमन लिखना है, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 और सी फ्रॉम एक कॉमन लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर बचेगा -1 1 1, दिस इज 1 -1 1, दिस इज 1 1 माइनस। ओके, अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है। अब हम नाउ इसमें अप्लाई करते हैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R1 और R2 को ओके ऐड करके अपन R1 की जगह लिख रहे हैं। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो 0 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 0 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 2 आया। दिस इज 1 -1 1 1 1 माइनस। इसमें से हम 2 को बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 2, पहले रो में से 2 को बाहर निकाल लिया गया है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज 0 0 1 1 -1 1 1 1 माइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट R2 10 to R2 प्लस R3, R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 प्लस R3 लिखेंगे। तो दिस इज 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 0 1, क्योंकि R2 में चेंज होगा सर, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1 1 माइनस। ओके, अंडरस्टूड, ये हो गया अपना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम R3 10 to R3 प्लस R1, R3 और R1 को ऐड करके R3 की जगह लिख दिया जाएगा। कौन सा चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, तो दोनों सेम रहेंगे, 2 0 6। ओके, दिस इज, इसमें ऐड कर रहे हैं तो 1 1 और 1। ओके, यहाँ पर ए लिखना भूल गए, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R3 10 to R3 प्लस R1। अब हम इसको फर्स्ट, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज द आंसर, राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड। Next, using properties of determinants in exercise 8 to 14, prove that 8 का फर्स्ट देखिएगा, पहले कॉलम में 1 1 1 लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में ए बी सी, तीसरे कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो जब कभी भी कोई पहले रो में 1 1 1 आ जाए तब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। R2 tends to R2 minus R1 and R3 tend to R3 minus R। ओके, कभी भी पहले कॉलम में यदि 1 1 आता है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ 1a स्क्वायर तो सेम रहेगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, इधर क्या आएगा, b माइनस ए आएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए आएगा। सिमिलरली इसको जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर c माइनस ए आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें से देखो b माइनस ए कॉमन निकल सकता है, इसमें से c माइनस ए
कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे लिखेंगे टेकन कॉमन। b माइनस ए